हाल ही में जब इसरो ने अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया तो हमें दुनिया भर के देशों से बहुत सारी बधाइयां मिली, जिसमें से नासा और अमेरिका की गवर्नमेंट भी एक थी। और आज ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज से केवल 30 साल पहले अमेरिका ही हमारे स्पेस प्रोग्राम और इसरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था, जब उन्होंने हमारे स्पेस प्रोग्राम को बंद कराने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन तब भी हमारे साइंटिस्टों के एफर्ट की वजह से हमारा स्पेस प्रोग्राम आज सक्सेसफुल बन गया। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताना चाहता हूँ। इस सब की शुरुआत 1960s के डेकेड में हुई थी, जब अमेरिका ने ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करवाई थी। उसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने के लिए दिए थे। और हाँ, पाकिस्तान का अपना खुद का भी एक स्पेस प्रोग्राम है जिसका नाम सुपर को है। इनफैक्ट सुपर को की शुरुआत हमारे इसरो से भी 8 साल पहले हुई थी और पाकिस्तान एशिया का तीसरा देश बन गया था जिसके पास अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करने की एबिलिटी थी, हमसे पहले। पर कंपटीशन केवल 1960s तक ही रहा और उसका रीजन था जनरल याह्या खान, जिन्होंने 1969 में पाकिस्तान में तख्ता पलट करके वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया। उनकी डिक्टेटरशिप की वजह से सुपर को की फंडिंग भी बहुत कम कर दी गई, क्योंकि उन्हीं के लीडरशिप के अंडर 1971 में पाकिस्तान इंडिया से युद्ध हार गया, जिसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। और इंडिया से जो खतरा है उसको भांपते हुए उन्होंने सुपर को की फंडिंग को एक दूसरे साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम में लगा दिया, और वो थी एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च। Another nuclear test today. और जब ये सब हो रहा था, इसी बीच इसरो ने भी अपनी प्रोग्रेस करना शुरू की। 1963 में इसरो ने अमेरिका का दिया हुआ एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया, जिसके बाद इंडिया के पास भी अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करने की एबिलिटी आ गई। 1969 में फाइनली इसरो की फॉर्मल रूप से स्थापना हुई और इसके बाद इसरो का ध्यान सैटेलाइट लॉन्च करने पे चला गया। हमारी पहली सैटेलाइट, जिसका नाम आर्यभट्टा था, उसको हमने रशियंस की मदद से स्पेस में भेजा। रशिया हमारा दोस्त था और आज भी है, लेकिन अपने देश के पास खुद के रॉकेट लॉन्च करने की एक एबिलिटी हमारे साइंटिस्टों को समझ में आई और इसीलिए हम लोग अपना खुद का एक रॉकेट बनाने में जुट गए। और उसी के बाद इसरो का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया और वो था वही देश जिसने उसको स्थापना करवाने में मदद की थी, अमेरिका। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसकी वजह से अमेरिका बहुत परेशान हो गया और उसका रीजन है उसकी एक सोच। अमेरिका 1970s में और आज भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और उसका कारण बहुत हद तक एक चीज है, न्यूक्लियर वेपन्स। आज अमेरिका के पास दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो पहला देश था जिसने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने के बाद अमेरिका एकमात्र देश था दुनिया में जिसके पास इतनी विनाशकारी टेक्नोलॉजी थी और उसने इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वॉर 2 में उसको मदद करने वाले देश जैसे फ्रांस और ब्रिटेन को भी प्रोवाइड किया। लेकिन जब रशिया और चाइना, वो देश जिनको अमेरिका अपना दुश्मन मानता था, उन लोगों ने भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, तब उसे एक बहुत बड़ा खतरा नजर आया। उसको ये लगने लगा कि अगर दुनिया के सारे देश अपने अपने स्तर पे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेंगे तो अमेरिका की जो डर है उनके मन में वो कम होने लगेगी। और इसी के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसको कहते थे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। इसके लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की रशिया, चाइना और उस समय की सारी न्यूक्लियर पावर्स के साथ कि हम 5 दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया में किसी भी छोटे देश को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर ना करने दें।
इसी में जब 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए तो अमेरिका इस बात से चिढ़ गया। ये ट्रीटी 1969 में साइन की गई थी और इसके तहत अगर कोई भी देश इस ट्रीटी का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया ने उस ट्रीटी के साइन होने के बाद न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, इस वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर कई तरीके के सैंक्शंस लगा दिए। 1969 की इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या एनपीटी के बाद एक और ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था MTCR या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजियम। ये ट्रीटी स्पेस इंजन्स को रेगुलेट करती थी और एनपीटी और MTCR के बीच में लिंक ये था कि अगर कोई भी देश एनपीटी का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर MTCR के अंडर भी सैंक्शंस लग जाएंगे। इसका इंडिया पे ये असर हुआ कि जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए तो हमारे ऊपर MTCR के अंडर भी सैंक्शंस लग गए और इसका ये असर हुआ कि हम लोग अब किसी भी विदेशी देश से रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर कोई भी देश हमें रॉकेट इंजन्स की अब टेक्नोलॉजी देगा तो उसके ऊपर भी इंडिया जैसे ही सैंक्शंस लग जाएंगे। और इस चीज़ का नुकसान इंडिया और इसरो को 1990 से होना शुरू हुआ। 1990s में हमारे साइंटिस्टों को एक नीड समझ में आई, क्योंकि उसके पहले तक भारत अपनी सारी सैटेलाइट्स और खासकर भारी सैटेलाइट्स जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं उनको रशिया की मदद से स्पेस में भेजता था और जितनी भी छोटी मोटी सैटेलाइट्स होती थी उसे अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SSLV से भेजता था। लेकिन 1990s में हमारे साइंटिस्टों को एक नीड समझ में आई कि हमारे पास भी कोई ऐसा रॉकेट होना चाहिए जो कि इतना पावरफुल हो कि वो हमारी भी भारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सके। इस टाइप के रॉकेट्स को क्रायोजेनिक रॉकेट्स कहते हैं और इनमें लगने वाले इंजन्स को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। उस समय इंडिया के पास अपने खुद के क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे, तो हमने इन इंजन्स को रशिया से खरीदने की सोची, पर रशिया ने हमें इन इंजन्स को देने से मना कर दिया और उसका रीज़न था MTCR। अमेरिका ने रशिया को MTCR के अंडर धमकी दी कि इंडिया NPT का वायलेटर है और जो सैंक्शंस अभी तक इंडिया पे लगे हुए थे वो सैंक्शंस रशिया पे भी लग जाएंगे। और इस वजह से रशिया ने हमें ये क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। और फिर हमारे पास अब एक ही रास्ता था, अगर इंडिया को अपनी खुद की क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी बनानी है तो हमारे साइंटिस्टों को बिना किसी विदेशी मदद के इसे करना होगा, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी ना बनती तो इसरो का कोई फ्यूचर नहीं रह जाता। लेकिन देर से ही सही पर इंडिया ने अपनी खुद की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। 2014 में इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन से चलने वाले अपने पहले रॉकेट जिसका नाम है GSLV Mark 3 इसको लॉन्च किया और ये लॉन्च सक्सेसफुल रहा। GSLV Mark 3 ही वही रॉकेट है जो इसरो के चंद्रयान को अंतरिक्ष में ले गया और साथ ही साथ जो अगले साल इंडिया के पहले मैन्ड मिशन यानी गगनयान को भी स्पेस में ले जाएगा। आज ये रॉकेट इतना रिलायबल है कि खुद अमेरिका जिसने इनिशियली इसके डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश की थी, आज वो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसरो और नासा मिलके दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट बना रहे हैं और इस सैटेलाइट को 2024 में लॉन्च भी हमारा GSLV Mark 3 ही। पर आज का अमेरिका भी वो 1990s का अमेरिका नहीं है। आज इंडिया और अमेरिका दोनों साथ में बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वो अपना स्पेस एक्सप्लोरेशन और अच्छे से कर सकें। अमेरिका ने हमारे साथ हमारे चंद्रयान 1 मिशन में भी कोलैबोरेट किया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसा इक्विपमेंट ऐड किया था जिसने आगे जाके चांद पर पानी की खोज की थी। लेकिन इसी बीच हमें उन अपने खुद के हीरोज़ के एफर्ट्स को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इतने बड़े चैलेंज के बाद भी इंडिया को वो डिलीवर करके दिया जिसकी हमें उस समय सख्त ज़रूरत थी। और आज ये हमारा छोटा सा एक एफर्ट है उन हीरोज़ को हाईलाइट करने का।